नमस्कार दोस्तों, मैं अजय साहब का स्वागत करता हूँ साई एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डेली करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके हर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ये क्लास नंबर सेकेंड कह सकते हैं, जिसमें हम महत्वपूर्ण घटनाक्रम पे आधारित प्रश्नों का एक महत्वपूर्ण जो संग्रह है वो लेके आ चुके हैं। तो उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अगर बात करें, हैप्पीनेस डे जो होता है, प्रसन्नता दिवस, जिसको अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल प्रसन्नता दिवस हर वर्ष 20 मार्च को मनाया जाता है। अब दोस्तों, अगर हम बात करें इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, जो कि 20 मार्च को मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2011 में यह संकल्प लिया गया। यानी ये जो वर्ल्ड हैप्पीनेस डे सेलिब्रेशन की बात की जाए तो ये 2011 से स्टार्ट हुआ है। और इसमें क्या होता है कि जो हैप्पीनेस का मतलब मूलभूत अधिकार होना चाहिए। हर देश का आर्थिक विकास मानव की प्रसन्नता और उनके लाइफ स्टाइल को बेहतर बनाने पर आधारित होनी चाहिए। मतलब दोस्तों, किसी भी देश का जो लोग हैं या किसी देश के जो लोग हैं वो क्यों और किस बात पे खुशी उनकी होती है, कह सकते हैं जब किसी देश की जीडीपी अच्छी होगी तो लोगों की प्रति व्यक्ति आय भी अच्छी होगी। और जब लोगों की आय अच्छी होती है, इनकम सोर्स अच्छा होता है, तो लोग ज़्यादा खुशहाल होते हैं। तो इसकी अगर हम बात करें तो विभिन्न प्रकार के कार्यों पे ये जो सूचकांक है वो निर्भर करता है। एक तो उस देश की जीडीपी, उस देश का रहन-सहन, एनवायरमेंटल, इन सभी का एक फैक्टर होता है जिस पे ये सूचकांक बनाई जाती है। और अगर हम इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस की बात करें तो ये 20 मार्च को हर वर्ष मनाया जाता है और 2011 से इसकी शुरुआत की गई है। उसके बाद दोस्तों, अगला क्वेश्चन, नो योर कैंडिडेट नामक ऐप हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया? नो योर कैंडिडेट की बात करें, जैसे कि केवाईसी इसको हम कह सकते हैं शॉर्ट में। जैसे केवाईसी नो योर कस्टमर होता है, बैंक्स या किसी भी वित्तीय संस्थान में केवाईसी शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिसमें इसका मूल बात होता है कि नो योर कस्टमर। लेकिन नो योर कैंडिडेट की बात करें तो इस ऐप को जो चुनाव आयोग है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब इसकी मूल बात है दोस्तों, ये किस लिए यूज और किस लिए इसको लॉन्च किया गया है, तो चुनाव आयोग के द्वारा नो योर कैंडिडेट ऐप लॉन्च किया गया है, जिसको हम केवाईसी भी कह सकते हैं। इस ऐप के माध्यम से जो कोई व्यक्ति आपके क्षेत्र में किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन जो निर्वाचन क्षेत्र है, चाहे वो लोकसभा, विधानसभा या किसी भी क्षेत्र में उम्मीदवार खड़ा है, तो उसके ऊपर आपराधिक प्रकरणों के बारे में जानकारी इस ऐप के माध्यम से आसानी से प्राप्त की जा सकती है। इसके लिए बाकायदा डाटा सेल बनाया गया है और जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जिस भी कैंडिडेट को वो मैदान में उतार रही हैं, उनके बारे में विवरण पूरा चुनाव आयोग को देना है इस ऐप के माध्यम से, और वो पूरा डाटा इस ऐप में फीड रहेगा। तो उसको आप कहीं से भी एक्सेस करके प्राप्त कर सकते हैं जानकारी। उसके बाद दोस्तों, अगला क्वेश्चन, रूस में भारत के अगले राजदूत के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो अगर हम बात करें दोस्तों, रूस में भारत के अगले राजदूत विनय कुमार जी को बनाया गया है। विनय कुमार इससे पहले म्यांमार, मतलब रूस में नियुक्ति से पहले ये म्यांमार के राजदूत थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, किस राज्य की पुलिस द्वारा त्रिनेत्र 2.0 ऐप लॉन्च किया गया है? तो अगर हम बात करें दोस्तों त्रिनेत्र ऐप की, तो इसकी लॉन्चिंग उत्तर प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया। और अगर हम बात करें दोस्तों इस ऐप की बात, तो उत्तर प्रदेश के द्वारा त्रिनेत्र ऐप 2.0 लॉन्च किया गया है। इसमें जो चैट जीपीटी होता है, क्राइम जीपीटी त्रिनेत्र 2.0 आपराधिक डेटाबेस निकालने के लिए लिखित और ऑडियो या दोनों का
प्रयोग करता है। यानी आप इसमें जो ऐप है, इसमें आप हैंड रिटन किसी के बारे में डाटा लिख करके फ़ोटो कैप्चर करके अपलोड करेंगे तो उसके बारे में पूरी डिटेल्स जैसे चैट जीपीटी के माध्यम से प्राप्त की जाएगी, या तो ऑडियो के माध्यम से आप डाटा प्राप्त कर सकते हैं। ये पूरी तरीके से जो है ऑनलाइन वर्क करता है। एआई सॉल्यूशन कंपनी स्टैक टेक्नोलॉजी ने इसे लॉन्च किया गया है। अपराधियों को पकड़ने में इस ऐप के माध्यम से आसानी होगी। यानी कौन सा व्यक्ति जैसे कि कोई एक व्यक्ति है, उसके बारे में पता करना है कि क्या अपराधी प्रवृत्ति का है क्या, मतलब इसके ऊपर किसी प्रकार के किसी थाने में या किसी मजिस्ट्रेट के पास कोई प्रकरण चल रहा है क्या, तो उसकी अगर फोटो अपलोड करेंगे तो उसके बारे में विवरण पूरा मिल जाएगा। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, चुनाव आयोग ने किस राज्य में मिशन 414 शुरू किया है? तो अगर हम बात करें मिशन 414 की, तो ये हिमाचल प्रदेश में चुनाव आयोग के द्वारा मिशन 414 शुरू किया गया है। अब हम अगर बात करें दोस्तों 414 की, तो हिमाचल प्रदेश में वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग ने 414 चिन्हित केंद्रों के लिए विशेष अभियान चलाया है। यानी जहां पे वोटिंग का परसेंटेज 60% से कम है, ऐसे 414 पोलिंग केंद्र हैं जहां पे पिछले लोकसभा चुनाव में 60% से कम वोटिंग हुई थी। उन सीटों पर, उन पोलिंग बूथ पे जो इलेक्शन कमीशन का मुख्य फोकस है कि वहाँ पे वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाया जाए। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तेलंगाना के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार हाल ही में किसे सौंपा गया है? तो अगर हम बात करें दोस्तों, अतिरिक्त प्रभार जो शब्द बहुत सुनने को मिलता है, क्योंकि इंडिया है दोस्तों, 90% स्टेट, जितने भी स्टेट हैं 90% स्टेट्स में जो एम्प्लॉयमेंट की व्यवस्था एकदम ना के बराबर है। पूरा राज्य जो प्रभारों पे ही चल रहा है, चाहे वो सीनियर आईएएस हो, आईपीएस हो, या किसी राज्य का पुलिस हो, या किसी जिले में किसी भी अधिकारी कर्मचारी की नियुक्ति हो, तो एक एक व्यक्ति के ऊपर कई कई जिलों का प्रभार चल रहा है। खासकर ये आपको फूड डिपार्टमेंट, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स, अभी ज्यादा इस पे चर्चा की विषय बन जाएगी। तो अतिरिक्त प्रभार की बात करें, जब कोई व्यक्ति एक निश्चित स्थान पे पदस्थ होकर अन्य कहीं दूसरे जिले, दूसरे शहर का प्रभार उसी पद या उससे ऊपर के पदों को करने के लिए उसकी नियुक्ति की जाती है, तो वो अतिरिक्त प्रभार के रूप में आता है। यानी मूल पदस्थापना के अलावा अन्य किसी कार्य को सौंपना अतिरिक्त प्रभार के रूप में कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें अतिरिक्त प्रभार जो सौंपा जाता है तो वरीयता के आधार पर नहीं, यानी मतलब आपकी पोस्टिंग क्या है इसके आधार पर नहीं दी जाती है। अतिरिक्त प्रभार जैसी रिक्वायरमेंट वैसा अतिरिक्त प्रभार प्रोवाइड किया जाता है। इसमें आपकी मूल पदस्थापना ही आपका जो रैंक डिसाइड करता है, आपको अतिरिक्त प्रभार किसी अन्य कार्य के लिए सौंप दी जाती है। अब दोस्तों अतिरिक्त प्रभार की बात करें, सबसे पहले तेलंगाना के नए राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार जो सीपी राधाकृष्णन को दिया गया है। अब आनंदीबेन की बात करो तो यूपी की गवर्नर है, आचार्य देवव्रत गुजरात के हैं, मंगू भाई पटेल एमपी के हैं, और सीपी राधाकृष्णन ये झारखंड के थे, झारखंड के। अब ये आनंदीबेन ये गुजरात की पूर्व सीएम रह चुकी हैं, जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल हैं। इससे पहले ये मध्य प्रदेश की थी। आचार्य देवव्रत गुजरात के अभी राज्यपाल हैं, मंगू भाई पटेल एमपी के राज्यपाल हैं, और सीपी राधाकृष्णन झारखंड के हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में प्रसार भारती का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो बात करें दोस्तों प्रसार भारती के नए अध्यक्ष की, तो इसका जो राइट आंसर है नवनीत कुमार सहगल। नवनीत कुमार सहगल को प्रसार भारती का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब दोस्तों प्रसार भारती के बारे में बात करें तो प्रसार भारती के 7वें अध्यक्ष नवनीत कुमार सहगल बनाए गए हैं। प्रसार भारती देश का सरकारी प्रसारण केंद्र है, जिसमें आकाशवाणी और दूरदर्शन दोनों शामिल है। आकाशवाणी दोस्तों जो ये रेडियो आता है, आप सुने होंगे, पहले चलता था बहुत, वो इसी प्रसार भारती का एक अंग है। और दूरदर्शन जो आप किसी भी कंपनी का टेलीविज़न यूज़ करते होंगे तो उसमें दूरदर्शन चैनल्स देखने को मिलते हैं। पहले तो एंटीना लगा के इसका प्रयोग किया जाता था,
और अगर हम बात करते हैं प्रसार भारती की, इसकी शुरुआत 23 नवंबर 1997 से की गई है। प्रथम अध्यक्ष निखिल चक्रवर्ती थे और इसकी नियुक्ति के बाद जो व्यक्ति इसकी पदस्थापना जिसकी भी होगी, वो इस कार्य के लिए 7 साल अपनी नियुक्ति से करेगा, या फिर उसकी एज जो है 70 साल हो जाती है तो वो इस पद से अलग हो सकता है। यानी कहने का मतलब है, आज अगर कोई व्यक्ति 50 की उम्र में नियुक्त हुआ है तो वो 57 साल तक होते हुए इस कार्य को करेगा। अगर कोई व्यक्ति 63 की उम्र में इस पद पे सेलेक्ट हुआ है तो वो 70 आते-आते उसको खाली करना पड़ेगा। तो ये इसका मुख्य इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 में दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन बनी है? तो वर्ल्ड की सबसे प्रदूषित राजधानी और कोई नहीं, अपनी दिल्ली ही है। दिल्ली दोस्तों वर्ल्ड की सबसे प्रदूषित राजधानी में नंबर 1 पे है। अब बात करें दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 की एक नई रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी बन गई है। हेवल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 की नई रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बन गई है। इस रिपोर्ट को स्विट्जरलैंड के एक संगठन IQ एयर द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यह रिपोर्ट स्विट्जरलैंड की संस्था IQ एयर ने प्रकाशित की है। उसके बाद दोस्तों बांग्लादेश जो है दुनिया का सबसे प्रदूषित देश है। दूसरा सबसे प्रदूषित देश पाकिस्तान है और दूसरा सबसे प्रदूषित देश पाकिस्तान है। भारत 134 देशों में तीसरा सबसे खराब वायु गुणवत्ता वाला देश बन गया। यानी दोस्तों एशिया के ही 3 ऐसे देश जिनकी बात वर्ल्ड के सबसे पोल्यूटेड शहर में भी, देश में भी इन्हीं का नाम है। तो आप सोच सकते हैं कि एशिया की जो बड़ी-बड़ी बातें जैसे भारत जैसे देश, ये उनके लिए सोचने की बात है। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा इसी तरीके की वीडियो के लिए। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।